हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग अपने मार्क्स के लिए करते हैं। एक इंसानियत होने के नाते हमें हमारे दायित्वों को समझना होगा, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। वैसे तो कहा जाता है द वर्ल्ड हैज़ अचीव्ड ब्रिलियंस विदाउट विजडम, पावर विदाउट कंसाइंस, आवर्स इज़ अ वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर जाइंट्स एंड इथिकल इन्फेंट्स। आप चाहे तो संसार में जो भी हासिल करना चाहते हैं आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका रहने का स्थान पवित्र नहीं होगा, स्वच्छ नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तब तक फिर आप वहाँ पर सुकून से नहीं जी सकते। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिज़िकल और केमिकल जितने भी प्रक्रिया होते हैं हमारे वातावरण में, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो यू कैन से दैट दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी deals with the sum of all social, economical, biological, physical and chemical interrelations with our surroundings. Environmental chemistry is not only the study, it's the origin of transport reactions. It is also giving us the knowledge about the effects and fates of chemical species in the environment. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सिर्फ ये पढ़ने की चीज़ नहीं, इस पर हमें थोड़ा अमल करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों 11th-12th बच्चे को ये चैप्टर दिया जाता है। ये चलिए ठीक है, हम लोग जूनियर स्टैंडर्ड्स में थे तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ठीक था, हम लोगों को पढ़ना था, लेकिन जब हम किसी भी चैप्टर्स के बारे में जब हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, जो हमारे समाज के प्रति हमारी जवाबदारी क्या है, हमारे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिकल कंडीशंस के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है, हमारी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमारी जितने भी रिएक्शंस एनवायरनमेंट में होते हैं उन सब के प्रति हमारी क्या जवाबदारी है। इसलिए हम लोगों को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़ द इफेक्ट ऑफ अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग that have a harmful effects on plants, animals and human beings. A substance which causes pollution is known as pollutant. Pollutant can be solid, liquid or gaseous substances present in a greater concentration than in natural abundance and are proceed due to human activities or due to the natural happenings. Do you know an average human being requires nearly 12 to 15 times more air than the food? So even small amount of pollutants in the air becomes significant compared to similar levels present in the food. Pollutants can be degradable like discarded vegetables which rapidly break down by natural process. On the other, pollutants which are slowly degradable remain in the environment in an unchanged form for many decades. For example, substances such as dichlorophenyl trichloroethane, which is commonly known as DDT, plastic materials, heavy metals, many chemicals, nuclear wastes, etc. As once it is released to the environment, then it is very difficult to remove. These pollutants cannot be degraded by natural process and are harmful to living organism in the process of environmental pollutions. Pollutants originate from a source and get transported by air or water or are dumped into the soil by human beings. अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, ये जो पॉल्यूशन फैलाता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। जो भी चीज़ से पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स का जो अगर फिजिकल स्टेट देखो, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। इसीलिए तुम लोग पढ़ते हो ना, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इसलिए यहाँ पर जो है फिजिकल स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें, वैसे कहा जाता है जितना हम लोगों के लिए भोजन ज़रूरी है, खाना खाना जितना ज़रूरी है, उससे 15 गुना ज़्यादा हमारे लिए सांस ज़रूरी है। जब तक हम श्वसन क्रिया नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे, भले एक दिन तुम उपवास करके ज़िंदा भी रह जाओ, लेकिन विदाउट ब्रीदिंग अगर एक दिन रहने पड़े, मैक्सिमम कहा जाता है 8 मिनट तक लोग सांस रोक करके रह सकता है।
राइट। किक मूवी में 15 मिनट तक सलमान खान ने रहा था, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिकली देखो, अगर अच्छा तुम योग करते हो तो तुम मैक्सिमम जो है 8 मिनट तक अपने श्वास को रोक करके रख सकते हो। रामदेव बाबा भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट रोकते हैं। तो मैक्सिमम एज अ साइंस इट प्रूव्स दैट मैक्सिमम यू कैन पुट 8 मिनट्स योर ब्रीदिंग इन होल्ड, राइट। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को करना नहीं है। हम लोगों को इतना समझना है कि ये कचरे आते कहाँ से हैं, कौन है इसका जिम्मेवार। इसके ज़िम्मेवार दो चीज़ है, एक नेचर और दूसरा हम यानी कि मनुष्य। नेचर किस लिए जिम्मेवार है, अब आपको पूछा जाएगा नेचर भी क्या जिम्मेदार होता है पॉल्यूशन का? यस। और मनुष्य तो है ही। मनुष्य क्या जिम्मेवार है? मनुष्य, तुम जैसे हम लोग खाना खाने के लिए, देखना तुम अगर कभी रसोई में जाते होगे तो तुम्हारी मम्मी खाना खाने मतलब खाना जो बनाती है, तो जो पोटैटो के पील्स होते हैं या जो भी वेजिटेबल्स के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कचरे डब्बे में डाल देते हैं। और वो कचरा वाला आता है तो उसको हम लोग दे देते हैं, म्यूनसिपैलिटी वाला जो कचरे का डब्बा आता है उसको हम लोग डाल देते हैं। लेकिन उसके साथ आगे का प्रोसेस तुम लोगों को नहीं पता है, वो कौन से डंप में जाता है, वो डंप जो है फ़िल्टर करता है या नहीं करता है। तुम लोगों को कुछ दिन पहले पता होगा कि प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, याद है तुम लोगों को? प्लास्टिक पे गवर्नमेंट ने रोक लगाया था। इसके पीछे रीज़न यही था कि प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो बहुत सारे डिकेड्स तक सॉइल के अंदर में वैसे ही रह जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल दैट पॉलीथीन कॉन्सेस कैंसर या प्लास्टिक से कैंसर भी होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बैन किया था। लेकिन हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं इस चीज़ को यूज़ करने के लिए कि बिना प्लास्टिक का जो है अब हम रह नहीं सकते। देखना, ईच एंड एवरी मटेरियल इज़ कमिंग बाय द मीन्स यू कैन से दैट दे आर फॉर्मिंग विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक्स ऑनली। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे जीवन का रीज़न हो गया है कि अब बिना प्लास्टिक्स के हम नहीं रह सकते। दूसरी बात, अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान दें, जैसे जो सब्ज़ी हम फेंकते हैं या कचरे, उसको अगर हम सॉइल के अंदर डाल दें, अगर आसपास में हमारा सॉइल है तो वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होने वाली है उसको अगर हम डाल दें तो ईज़िली हो सकती है। लेकिन अगर तुम जो चीज़ें नहीं हैं, जैसे डीडीटी का नाम सुना होगा, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जो तुम अगर सॉइल के अंदर में डाल दोगे तो लगभग 100 साल तक ये जो है नहीं पिघलने वाला है। बहुत सारे प्लास्टिक मटेरियल्स भी ऐसे ही होते हैं, बहुत मेटल्स भी होते हैं, बहुत सारा केमिकल्स भी ऐसा होता है जो उसको डिग्रेडेबल करना बहुत ही कठिन है। तो हम अपने नेचर को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे पॉल्यूशन फ्री रखें, उसके लिए हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। नाम सुने हो तुम लोग? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन का नाम क्या होता है? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेयर तो जानते हो, द लेयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इतना तो जानते हो। तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के ऊपर में जो थिकनेस है, जो थिकनेस वाला लेयर है, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसके नीचे में बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स है, जिसमें एक एयर भी है और बहुत सारे मतलब डिफरेंट डेंसिटी के ऊपर में वो गैसेस वहाँ पर हैं। द लोएस्ट रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच द ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग विद द अनदर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर का वो भाग जहाँ पर मनुष्य के साथ साथ दूसरे जीव जंतु भी रहते हैं, उस भाग को, एटमॉस्फेयर का जो भाग है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसकी जो हाइट है समुद्र तल से 10 किलोमीटर ऊपर तक है। ये 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, मतलब पहले समुद्र तल से लेके 10 किलोमीटर तक का जो हाइट है उसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर का जो हाइट है सी लेवल से, उसको हम लोग स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो ट्रोपोस्फियर इज अ टर्बुलेंट dusty zone which contains air, much water vapor and clouds. This is the reason of strong air movement and cloud formation. The stratosphere on the other hand contains nitrogen, oxygen, ozone and the little amount of water vapor. Atmospheric pollution is generally studied as tropospheric and stratospheric pollution. The presence of ozone in the stratosphere prevent about
99.5% of sun's harmful ultraviolet radiations from reaching the earth's surface and thereby protecting humans and other animals from its effect. अब तुम लोगों को पता होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लीशंस चालू हुआ था, लेकिन थैंक्स टू कोरोना जो 2020 में स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, पूरा का पूरा अप्रैल मंथ जो है हमारा, खाली भारत, वैसे तो सबसे लार्जेस्ट कंट्री रशिया को कहा, पॉपुलेटेड नहीं, जो मतलब स्पेस वाइज अगर हम कहें सबसे लार्जेस्ट रशिया है, फिर उसके बाद चाइना आ जाओ, दूसरे कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन में हम लोग सेकेंड स्थान पर हैं। लेकिन ये जो एक महीना कोरोना के कारण कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होने के कारण जो स्पेस डिप्लीटेड हो गया था ओजोन लेयर में, उसका रिकवरी हो चुका है। तो 99.5% जो है, 99.5% अल्ट्रावायलेट के रेडिएशन जो है हमें ओजोन लेयर बचाता है, लेकिन 0.5% जो है वो फिर भी हमारे अर्थ तक पहुंचता है। लेकिन अर्थ तक पहुंचने के बावजूद ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचने में उसको थोड़ा समय लगता है, जिस कारण से अल्ट्रावायलेट रेज हम तक नहीं पहुंचा। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंचा तो अगर स्किन के ऊपर में तुम्हारा वो रेज होगा तो डायरेक्टली तुम्हारे बॉडी में वो रेज होल कर सकते हैं, आर पार कर सकते हैं। तो यही एक रीज़न है ओजोन लेयर का कि हम मनुष्यों को यह अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। तो ओजोन लेयर के प्रति हम लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। तो मनुष्य जो जिम्मेदार है वो दो चीज़ों के लिए, एक ट्रोपोस्फेयर के लिए और दूसरा जो है स्ट्रेटोस्फेयर के लिए। यहाँ पर वो पॉल्यूशन किस तरह से पहुँचते हैं, और तुम लोग तो जानते हो ट्रोपोस्फेयर मतलब हमारी धरती, जो धरती तल से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई जो है, वहाँ पर हम कैसे पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशंस के बारे में कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन किसको कहते हैं और क्या है ये ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन occurs due to the presence of undesirable solid or gaseous particles in the air. Major gaseous and particulate pollutants present in the troposphere are the gaseous air pollutants. These are the oxides of sulfur, nitrogen, carbon, hydrogen, sulfide, hydrocarbons, ozone and other oxidants. अगर हम बात करें कि हमारे नेचर में ये गैसेस पॉल्यूशन किस तरह से होते हैं और कैसे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नेचर में जो एटमॉस्फेयर, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। तो हमारे एनवायरनमेंट में सारे गैस प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन और बहुत सारे ऑक्सीजन्स के जो रिएक्शंस कंपाउंड है वो हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये जब ऑक्साइड्स जो है, जैसे ऑक्सीजन से ये गैसेस रिएक्शंस करते हैं, तो फिर ये तुमको जो डिफरेंट गैसेस मैक्सिमम अमाउंट में हो जाते हैं, जिस कारण से हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाता है। जैसे तुम लोगों को पता है कि एक फिक्स अमाउंट में हमारे नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन मनुष्यों की गतिविधियों के कारण जो ह्यूमन एक्टिविटी है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। उसके लिए तुम लोगों को पता है गवर्नमेंट ने बहुत सारा मतलब नियम कानून लगा है कि अगर आप व्हीकल चलाते हो तो आप अपने पीयूसी को हर 6 महीने पर चेकअप कराओ। दूसरी बात, जो भी हाईवेज़ बनेंगे तो हाईवेज़ के बीच में जो है देखना प्लांटेशन किया हुआ रहता है, राइट। तो इसके पीछे ये ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो जनरली ऑक्साइड्स के कारण होता है। कोई भी गैस का सल्फ़र को ज़्यादा ऑक्साइड होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, वो एक पॉल्यूशन का रीज़न है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो गया, वैसे तो नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारे पास 73% है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा हो गया तो फिर हमें मतलब ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का एक कॉज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा हो गया, सल्फाइड्स किसी चीज़ का ज़्यादा हो गया, हाइड्रोकार्बन्स अगर ज़्यादा हो गए, तो ये सब जो है हमारे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन का एक रीज़न है। लेकिन अगर जनरल तुम पूछोगे कि सर वैसे किसको कहते हैं पॉल्यूटेंट्स, तो इनका जो डस्ट होता है, मिस्ट होता है, फ्यूम्स होता है, स्मोक्स होता है, मतलब स्मोक होता है, फॉग होता है, स्मॉग होता है, तो ये सारी जो है ये इसको हम लोग पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। अब तुम जैसे मुझे पूछोगे कि सर ये आपने जो बताया था कि गैस एयर पॉल्यूटेंट्स, ये जैसे सल्फ़र जो है, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेंगे, तो ये कैसे बनेंगे, किस तरह से बनते हैं और क्या करेंगे कि हम ये जो है रोक सकते हैं।
तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल इज बर्न। जो भी फॉसिल फ्यूल सल्फर कंटेनिंग है, अगर उसको हम जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। इसके जो कॉमन स्पीसीज दैट सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज़ अ वेरी पॉइजनस टू बोथ plants and animal. It has been reported that even a low concentration of sulfur dioxide causes respiratory disease. तुमको पता है अगर तुम सल्फर डाइऑक्साइड थोड़े मात्रा में भी लोगे तो रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा, ब्रोंचिटिस, इम्फाइजीमा, ये सब मनुष्यों के अंदर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ी मात्रा में अगर सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा तो इस तरह की बीमारियां हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड्स जो है हमारे आँखों में इरिटेशंस भी पैदा करता है, जिस कारण से देखना हमारे आँख के जो एरियाज़ है उसमें लाल लाल होने लगता है। बहुत लोगों के आँखों में देखना बिना मतलब का आंसू जो आने लगता है, द रीज़न इज़ दैट दे आर गेटिंग अ लो अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। और अगर हाई कंसनट्रेशन वाला सल्फर डाइऑक्साइड, अगर मान लो हाई कंसनट्रेशन वाला सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर सकता है पता है तुमको? It will specially leads to stiffness of flower buds which eventually fall off from the plants. Uncatalyzed oxidation of sulfur dioxide is slow. However, the presence of particulate matter in pollutant air catalyzes the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide. तो बच्चों सबसे पहले तुम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड का जो आघात है किस तरह से वो करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड को और ज़्यादा ऑक्सीजन मिला और कंसनट्रेशन तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को अगर तुम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड तुम लोगों को पता है कितना हार्मफुल होता है, राइट। तो ये था एक रीज़न जो गैसेस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को भी जिस तरह से तुमने अभी सल्फ़र के बारे में देखा कि सल्फ़र क्या क्या कर सकता है, सल्फर तुम्हारे शरीर में कितनी तरह की विभिन्न रेस्पिरेटरी डिजीज़ उत्पन्न कर सकता है, आइज़ में किस तरह को हम लोगों को इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है। तो ये सारा रीज़न है कि अगर हम ये जो सल्फ़र कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स है उसको ना जलाएं तो इससे हम लोग बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है पता है, तुम लोगों को कचरा इकट्ठा करके उसको जला देना, उनसे पता ही नहीं होता है कि वो जो फॉसिल फ्यूल्स है उसके अंदर में कौन से गैस प्रेजेंट है। So dear students, whenever you are burning any type of pollutants, you must have a knowledge about that pollutants, that which type of gases can be present in this pollutants. चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो N2 और O2 ये सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। These gases do not reach with each other at a normal temperature, but at the high altitude when the lightning strikes they combine to form oxides of nitrogen, as in the forms of NO2 is oxidized to nitrate ion NO3 minus, which is washed into the soil where it serves as a fertilizer. In an automobile engine at the high temperature when the fossil fuel is burned, N2 and O2 combine to give significant quantities of nitric oxide that is NO and nitrogen dioxide that is NO2. तो नाइट्रोजन को अगर हम जनरली बोलेंगे कि कंबाइन करते हैं, देखो तुमको पता है 73% जो है हमारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एंड 21% ऑक्सीजन, लेकिन ये जनरल टेम्परेचर पे कंबाइन नहीं करते। इनको कंबाइन होने के लिए एटलीस्ट 1483 केल्विन चाहिए, तब जाकर के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और NO का फॉर्मेशन होता है। NO जो है तुरंत ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाता है, और NO2 का जो प्रोडक्शंस होता है वो इतना फास्टर होता है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड उसके साथ रिएक्शन करके, इवन ओजोन के साथ वो रिएक्शन करके स्ट्रेटोस्फीयर में वो फिर पॉल्यूटेंट्स के रूप में काम करेगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में ये रिएक्शन नहीं करता, लेकिन हम जो वाहन चलाते हैं उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशंस होते हैं। जो भी उसमें फ्यूल जो बर्नट होता है वो फ्यूल बर्न करते समय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 का फॉर्मेशन करता है, और NO2 जो है एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है उस लेयर से रिएक्शन करके स्ट्रेटोस्फेयर को बिगाड़ता है। The irritated red hazy in the traffic and
congested places is due to the oxides of nitrogen. Higher concentration of NO2 damage the leaves of plants and retard the rates of photosynthesis. Nitrogen dioxide is a lung irritant and that can lead to an acute respiratory disease in children. It is a very toxic to living tissues also. Nitrogen dioxide is also harmful to various textile fibers and metals. तो बच्चों सबसे पहले तुम लोगों को ध्यान क्या देना है कि जनरली नाइट्रोजन भले हमारे पास 78% जो भी परसेंटेज में हमारे एटमॉस्फेयर में है वो नॉर्मली जो है इस तरीके से रिएक्शन नहीं करता, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर वो रिएक्शन नहीं करेगा. उसके लिए तुम्हें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा. हाई टेम्परेचर दोगे तो ही नाइट्रोजन रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड जो NO2 का फॉर्मेशन करता है. नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन तुम तो जानते हो एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है. फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 गैस का फॉर्मेशन करता है. और ये NO2 जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का. फिर ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके स्ट्रेटोस्फेयर में तबाही मचाना शुरू करता है. वैसे अगर NO2 प्लांट्स को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो NO2 प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में ये जनरली प्लांट्स को नहीं मिलता है. इसके बहुत सारे प्रोसेस है. फिर वहाँ से वो चेंज हो करके फिर वापस एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो चेंज करके सॉइल में जाएगा. फिर सॉइल को नाइट्रिक ऑक्साइड जो राइजोबियम प्लांट्स जो है वो उसको कन्वर्ट कर सकता है. बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जो हम लोग प्लांट्स को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता है. तो इसलिए हम लोग को याद रखना है कि जो हमारे फ्यूल के जो इंजन्स के फ्यूल है जो हमारे व्हीकल्स यूज़ करते हैं उस व्हीकल्स को यूज़ करते समय जो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होता है वो आपस में रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन रिएक्शन करके NO2 बनाता है. और नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन इतना फास्ट होता है कि वो ओजोन के साथ भी रिएक्शन करके वो इरिटेंट हैज़ इन ट्रैफिक एंड कंजेस्टेड प्लेसेस इज ड्यू टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो ज़्यादा जहाँ पर भीड़ होती है ना, देखना जो हम लोग ट्रैफिक जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स को डैमेज कर सकता है. एंड इवन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें भी ये डैमेज कर सकता है. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है हमारे लंग्स को इरिटेंट करता है. ये स्पेशली छोटे छोटे बच्चे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ उत्पन्न कर सकता है. ये बहुत ही जहरीला होता है जो हमारे टिश्यू को नुकसान कर सकता है. तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ वेरी वेरी हार्मफुल टू द वेरियस टेक्सटाइल फाइबर्स एंड मेटल्स. अब है हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं? आप लोगों को पता है कि पूरा चैप्टर आपने हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा है इससे प्रीवियस. तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. और इस हाइड्रोकार्बन्स का जो इनकम्प्लीट कंबशन होगा बच्चों, स्पेशली इनकम्प्लीट कंबशन कहाँ होता है मैं बता देता हूँ तुम लोगों को. जो व्हीकल्स ऑटोमोबाइल्स जो तुम लोग यूज़ करते हो वो ऑटोमोबाइल्स में जो हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो हाइड्रोकार्बन्स आर कार्सिनोजेनिक which causes cancer. They harms the plant by causing aging, breakdown of tissues and shielding of leaves, flowers and twigs. मैंने तुम लोगों को बेंजीन के लास्ट में पढ़ाया था. इट इज़ अ कार्सिनोजेनिक. और कार्सिनोजेनिक क्या करता है? तुम्हारे डीएनए का स्ट्रक्चर को तोड़ देता है. डीएनए का स्ट्रक्चर टूटते ही वो तुम्हें इतना वीक कर देता है तुम्हारे बॉडी में कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. अब आ जाइए आप लोग ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. कार्बन के जो ऑक्साइड्स है कार्बन मोनोऑक्साइड्स और कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड is one of the most and serious air pollutants. It is a highly colorless and odorless gases, highly poisonous to living beings because of its ability to block the delivery of oxygen in the organs and tissue. कोई पूछेगा ना तुमको कि भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतना जहरीला गैस क्यों है, तो इसके पीछे यही रीज़न है बच्चों कि ये जो ऑक्सीजन का हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में जो डिलीवरी होती है उसको वो ब्लॉक कर देता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन. कार्बन मोनोऑक्साइड इज मेनली रिलीज्ड इनटू द एयर बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. अदर सोर्सेज which produces carbon monoxide involves incomplete combustion of coal,
firewood, petrol, etc. The number of vehicles has been increased over the years. All over the world and globe, many vehicles are poorly maintained and several have inadequate pollution control equipment, resulting in the release of greater amount of carbon monoxide and the polluting gases. Do you know why carbon monoxide is poisonous? It binds a hemoglobin to form carboxyhemoglobin, which is about 300 times more stable than the oxyhemoglobin complex in blood. When the concentration of carboxyhemoglobin reaches about 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced, and this oxygen deficiency result into headache, weak eyesight, nervousness, and cardiovascular disorder. This is the reason why people are advised not to smoke. In pregnant women who have the habit of smoking, the increased carbon monoxide level in the blood may induce premature birth, spontaneous abortions and deformed babies. तो बच्चों, तुमने देखा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, स्पेशली कार्बन मोनोऑक्साइड कितना खतरनाक है बच्चों. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. वैसे तो सारे जो भी एयर पॉल्यूशन में गैसेस है सबके सब खतरनाक है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड एक अलग लेवल का खतरनाक है, राइट? क्योंकि तुमको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारे ब्लड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो हम लोगों का ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स होता है उससे 300 गुना ज़्यादा टाइम स्टेबल है. तो अगर ये स्टेबल हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो 3 से 4% घटना चालू हो जाता है, और धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हमारे सर में दर्द होने लगता है, हमारी आंखें जो है झुंझला जाती है, नर्वसनेस हम लोगों को आ जाता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो जाते हैं. तो इसीलिए मनुष्यों को एडवाइस जो दिया जाता है, बच्चे सुट्टा मत फूको, इसके पीछे रीज़न यही है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है. अगर तुम सिगरेट का सेवन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो सकता है तुमको पता है. तुम्हें हेडेक हो सकते हैं, तुम्हें वीक आईसाइट हो सकते हैं, तुम्हें नर्वसनेस हो सकते हैं. स्पेशली लेडीज़ को, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस हैबिट ऑफ स्मोकिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इन ब्लड में इंड्यूस प्री मैच्योर बर्थ. वो जो है पहले ही बच्चे को जन्म, स्पेशली जो है बच्चे जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको इसलिए नहीं पीना चाहिए कि वो रीज़न है कि तुमको प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है, उनका वो बच्चा जो है डेथ हो सकता है, अबॉर्शंस हो सकते हैं, एंड बेबी के अंदर में बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ हो सकता है. तो ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड था. अब आ जाइए कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is released into the atmosphere by respiration, burning of fossil fuels for energy, and by decomposition of limestone during the manufacture of cement. It is also emitted during volcanic eruptions. Carbon dioxide gas is confined to the troposphere only. Normally it forms 0.03% by volume of the atmosphere. With the increased use of fossil fuels, a large amount of carbon dioxide get released into the atmosphere. Excess of carbon dioxide in the air is removed by green plants, and this maintains an appropriate level of carbon dioxide in the atmosphere. Green plants require carbon dioxide for photosynthesis, and they in turn emit oxygen, thus maintaining the delicate balance. As you know, deforestation and burning of fossil fuel increases the carbon dioxide level and disturb the balance in the atmosphere. The increased amount of carbon dioxide in the air is mainly responsible for the global warming. बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी समस्या. ग्लोबल वार्मिंग का 75% जो है रीज़न यही है कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जलता है तो तुम लोगों को पता है कि कहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हम लोग एनर्जी के लिए भी जो फ्यूल्स यूज़ करते हैं, उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. और जैसे कि हम लोगों ने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि सीमेंट का फॉर्मेशन
उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। याद है तुम लोगों को पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 में फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट्स में हमने पढ़ा था, राइट। पूरे ग्लोब में अगर वॉल्यूम की बात करें तो 0.03% बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और अर्थ कोर में 0.02%, राइट। तो यहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नेचर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अगर ये ज़्यादा हो जाते मतलब अनबैलेंस हो जाते, हमारे ग्लोब को, हमारे धरती को बैलेंस रखने के लिए, देखो ज़्यादा ना अमाउंट में ऑक्सीजन होना चाहिए और ना ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स डाल दोगे, तो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हो और प्लांटेशंस बहुत है और सर्वाइवल जिनको कार्बन डाइऑक्साइड उनको जितना चाहिए अगर उसको नहीं मिलेगा तो प्लांट्स भी डेथ हो गया। अदरवाइज सेकेंड थिंग, तुम ऐसे सोचो कि हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड उतने प्लांट्स नहीं हैं, तो वो भी जो है मतलब अनबैलेंस हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक में ये बैलेंस होना चाहिए। आजकल क्या होता है, जहाँ भी हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को डिफॉरेस्टेशन करके नए नए बिल्डर्स जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन खड़ा कर रहे हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन खड़ा होते ही तुम लोगों को पता है कि जैसे ही प्लांट्स कटेंगे तो अनबैलेंस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है बढ़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही अनबैलेंस होगा एटमॉस्फेरिक में तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाम सुने हो ग्लोबल वार्मिंग का? बहुत बच्चों ने ऐसे लिखा होगा बचपन में, याद है ग्लोबल वार्मिंग? अक्सर टीचर पूछते थे कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है। 75% of the solar energy reaching the earth is absorbed by the earth's surface, which increases its temperature. The rest of the heat indicates or radiates back to the atmosphere. Some of the heat is trapped by the gases such as carbon dioxide, methane, ozone, chlorofluorocarbons, जितने भी CFCs के कंपाउंड है उसके साथ, water vapor in the atmosphere. Thus they add to the heating of this atmosphere. This causes global warming. तो बच्चों ये मनुष्य की जो सुखद जीवन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से। तुमको पता है कि AC जितना भी है वो CFC रिलीज़ करती है, रेफ्रिजरेटर्स जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज़ करती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन कारण है मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, वाटर वेपर्स हैं। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर में इसको ऐड करते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण बन जाता है। हम सब जानते हैं कोल्ड प्लेसेस, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको जो है ग्लास में कवर्ड करके रखा जाता है जिसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। Do you know that we human beings lives in a greenhouse? Of course, we are not surrounded by glass, but a blanket of air that is called atmosphere, which has kept by the temperature on the earth constant for centuries and more centuries. But it is now undergoing to change through slowly, just as the glass in a greenhouse holds the sun warmth inside. Atmosphere traps the sun's heat near the earth's surface and keep it warm. This is called natural greenhouse effect because it maintains the temperature and makes the earth perfect for life. In a greenhouse, solar radiation passes through the transparent glass and heat up the soil and plants. The warm soil and plants emit infrared radiation. Since glass is an opaque infrared radiation thermal region, it partially reflects and partially absorbs this radiation. This mechanism keeps the energy of the sun trapped into the greenhouse. Similarly, carbon dioxide molecule also trap heat as the transparent of sunlight, but not to the heat radiation. It is the amount of carbon dioxide crosses the delicate proportion of 0.03% and the natural greenhouse balance may get disturbed. Carbon dioxide is the major contributor to global warming. Because of carbon dioxide, other greenhouse gases are methane, water vapor, nitrous oxide, chlorofluorocarbons, and ozone. Methane is produced naturally when the vegetation is burnt, digested, or rotted in the absence of oxygen. Large amounts of methane are released in paddy fields, coal mines, from rotting of garbage dumps, and by fossil fuels. Chlorofluorocarbons are man-made industrial chemicals
which is used in the air conditioning and etc. Chlorofluorocarbon are also damaging the ozone layer. Nitrous oxide occurs naturally in the environment. In recent years, their quantities have increased significantly due to the uses of chemical fertilizer and burning of fossil fuels. If these trends continue, the average global temperature will increase to a level which may lead to melting of polar ice caps and flooding of low-lying areas all over the earth. Increase in the global temperature increases the incidence of infectious diseases like dengue, malaria, yellow fever, sleeping sickness, etc. तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग? क्या कर सकते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग तो तुम सब समझ गए हो कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे तुम लोग बेकरी में जाते होगे तो बेकरी में क्या करते हैं, केक को जो है ना, देखना पहले तो उस रूम में एसी चलती रहती है, एसी के साथ वो रेडिएशंस के लिए ग्लास के अंदर में जितने भी स्वीट्स होते हैं, डिशेस होते हैं, उसको पैक करके रहते हैं। बहुत सारे देखना तुम लोग ग्रीन हाउस में सब्जियों को पैक करके रखा जाता है कि सब्जी ना बिगड़े। उसी तरह हम लोग भी एक कांच के रूम में बंद रहते हैं। वो कांच जो है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर, जो हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। तुम लोगों को पता है कि आजकल कितनी गर्मी बढ़ रही है, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री। 2018 में उड़ीसा में लगभग 10 लोगों की मौत हुई थी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुँच गया था। हमारे गुजरात में भी 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो आपका मेट्रोपॉलिटिकल सिटीज़ है जैसे अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, ये सब में जो है 40 डिग्री से 45 डिग्री तो डेफिनेटली नॉर्मल टेम्परेचर टाइप का रहता है। अगर ये टेम्परेचर बढ़ता जाए तो क्या होगा पता है? अगर तुम्हारा ओजोन लेयर हट जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस वो रेस जो मनुष्य के शरीर पे पड़ेगा तो सीधा मनुष्य जो है सॉलिड से इवापोरेट हो जाएगा, मतलब सब्लिमेशन प्रोसेस। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोगों को बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को क्या करना चाहिए, रिड्यूस। जितने भी हम लोग पेड़ काट रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज जो एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं हम लोग, पता है तुम लोग को कि ये कटने की वजह से ही ग्रीन हाउस गैस ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। वी मस्ट फाइंड द वेज टू यूज दिस just as a efficiency and judiciously. One of the simple things which we can do to reduce global warming is to minimize the uses of automobiles. Depending upon the situation, one can use bicycle, public transport system, or go for carpool. We should plant more and more trees to increase the green cover, avoid burning of dry leaves, wood, etc. It is illegal to smoke in public places and workplaces because it is very harmful, not only for one who is smoking but also for others, and therefore we should avoid it. Many people do not understand the greenhouse effect and the global warming, so we can help them by sharing the information, whatever the information we are having. So dear students, at least जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं उतना तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, जो देखो सब लोग नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नॉलेज है, जो वेल एजुकेटेड पीपल्स है, देखना अगर तुम्हारे घर में किसी बच्चे ने नल चालू करके छोड़ दिया तो जो सीनियर्स मतलब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो क्या करते हैं, टैप को बंद कर देते। उन्हें पता है कि वाटर क्राइसिस होने वाला है फ्यूचर में अर्थ में। उसी तरीके से जो लोग एजुकेटेड हैं, पता है तुम लोगों को पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग क्यों डिनाई, मतलब क्यों इसके लिए जो है अवरोध उत्पन्न किया जाता है कि पब्लिक प्लेसेस पे आप स्मोक नहीं कर। देखना जैसे ही तुम लोग मूवी देखने जाते होंगे तो पब्लिक प्लेसेस पे वो स्मोकिंग का विरोध करता है। द रीज़न मैंने अभी जस्ट तुमको समझाया कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हार्मफुल है तुम्हारे शरीर की। जो पीता है सिर्फ उसके लिए नहीं, उसके आजू बाजू में जितने भी लोग खड़े हैं उनके लिए भी वो कितना हार्मफुल है। हम जितने व्हीकल्स से, देखना आजकल लोग पहले जो है बाईसाइकिल्स से जाते थे। मुझे याद है मेरे फादर ने पूरी लाइफ में बाईसाइकिल ही चलाया, उन्होंने कभी व्हीकल्स नहीं चलाया, एंड दैट वाज वेरी गुड फॉर हिम, फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो। लेकिन अभी देखना जो बच्चे 9th-10th में जाते हैं उनको स्कूटी नेसेसरी चाहिए ही चाहिए।
11th-12th में चाहिए तो उनको हाई लेवल के बाइक्स जैसे डुकाटी हो गया, मतलब ड्यूक हो गया, तो उनको अच्छे लेवल के बाइक्स है। स्कूटी था, उसके बाद बाइक आया। जैसे 11th-12th पास करके कॉलेज जाओगे तो अच्छे लेवल्स के मर्सिडीज़, तुम लोग को BMW, लैम्बोर्गिनी, अलग अलग लेवल्स के कार चाहिए। तो एक मनुष्य के घर पे तुम देखना जनरली 3 या 4 व्हीकल्स होते हैं। एक स्कूटी होगा, एक बाइक होगा, एक कार होगा। अब तो अलग लेवल के कार्स में भी लोग 4-4, 5-5 कार रखने लगे। तो अगर एक मनुष्य, अगर उसको थोड़ा 10 मीटर के डिस्टेंस पे भी ट्रैवल करना होता है, अगर मान लो दूध दुकान से हम लोगों को लाना, तो हम लोग स्कूटी का जनरली यूज़ करते हैं। पाँव से चलना हम लोग बंद कर दिए, वॉकिंग हम लोगों का, इसीलिए देखना बहुत सारे लोगों को डिजीज़ होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कुछ कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने पृथ्वी के लिए, अपने ग्लोब के लिए। तो जितना हो सके हम लोग, क्यों देखना अच्छे अच्छे जो मतलब ट्यूशन क्लासेस, तो वहाँ पे लिखा जाता है जैसे आप क्लास से मूव होते हो तो स्विच ऑफ कर दो AC, फैन, ट्यूबलाइट्स को ऑफ कर दो। एटलीस्ट वी कैन कंज्यूम लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो बच्चों, ये था हमारा पॉल्यूशन का मेन टॉपिक। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एसिड रेन के बारे में, पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशंस के बारे में, ओजोन होल के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में, सॉलिड या सॉइल पॉल्यूशंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और जो नोबेल ग्रीन केमिस्ट हैं US चॉविन, रॉबर्ट H ग्रुप्स और रिचार्ड R स्रोक के बारे में, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रीन केमिस्ट्री क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।